हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की फिजिक्स और उसका पहला चैप्टर मात्रक और मापन, जिसको हमने मूल राशियां और उनके मात्रकों तक पढ़ लिया था। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है इस चैप्टर का वो रह गया है सार्थक अंक और विमाएं। तो आज हम सार्थक अंक और विमाओं को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सार्थक अंक इन्हें कहते हैं वे अंक जिनका अपना निश्चित मान होता हो और विश्वसनीय मान होता हो। उस कंडीशन में उन अंकों को हम क्या कह देते हैं, सार्थक अंक। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, सार्थक अंक जिनका खुद का कोई अर्थ होता हो, जिनकी खुद का कोई मतलब निकलता हो, जिनकी खुद की कोई वैल्यू होती हो, सार्थक अंक कहलाते हैं। याद कैसे करते हैं इनको, ज्ञात कैसे करते हैं, कोई भी राशि दे करके उसमें उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ थोड़े से रूल याद रखने पड़ेंगे, 4 या 5 रूल। और उनमें से पहला है बेटा सभी शून्येतर अंक, सभी शून्येतर अंक, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर अंक का मतलब क्या होता है बेटा, शून्येतर अंक का मतलब है जो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, जो खुद क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो, या जो शून्य नहीं है। शून्येतर का मतलब भी यही होता है जो शून्य नहीं है। इसका मतलब यदि मैं कोई संख्या कैलकुलेट करूं यहां पे, जैसे कि मुझे करना है 1456, तो इसके अंदर कोई भी शून्य अंक नहीं है। ये सभी शून्येतर अंक होने की वजह से मैं बोल दूंगा कि इसमें 4 सार्थक अंक है। वे सभी अंक जो शून्येतर अंक हो सार्थक अंक होते हैं। इसके अंदर 1456 जो राशि है ये सार्थक है। 1456 का मतलब 1456 है। इसका मतलब ना हम 55 कर सकते हैं, ना 57 कर सकते हैं, ना इसको सन्निकट में हम 60 लिख सकते हैं। ये एक निश्चित राशि है, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4। ठीक उसी प्रकार इसका जो दूसरा रूल है वो हमें कहता है कि यदि कोई राशि दशमलव हो, यदि कोई राशि दशमलव हो तो दशमलव के बाद वाले अंकों में से 2 शून्येतर अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि कोई राशि दशमलव हो, यदि कोई राशि दशमलव हो 0.002004, ये कोई राशि है, ये दशमलव राशि है, दशमलव संख्या है, और इसके अंदर 2 शून्येतर अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होंगे। ये दूसरा रूल है। तो 2 शून्येतर अंक तो 2 और 4 है, इसका मतलब इसके बीच में दोनों शून्य हैं वो सार्थक अंक होंगे। बाकी के जो 2 शून्य हैं उनके एक तरफ तो शून्येतर अंक है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, इसीलिए इस केस में ये क्या हो जाएंगे, शून्येतर अंक नहीं होंगे। और अपने शून्येतर अंक सिर्फ कितने होंगे बेटा, सिर्फ 4 सार्थक अंक होंगे। 2 शून्येतर अंकों के बीच में दशमलव संख्याएं हो, दशमलव संख्या के अंदर 2 शून्येतर अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो जो कि शून्येतर हो, कोई भी संख्या हो शून्येतर हो। ये तुम्हारी किताब का एग्जांपल है 123 मीटर, किसी संख्या की माप है लंबाई की 123 मीटर। इस राशि को मैं 12,300 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। तो इस केस में ये दोनों राशियां एक ही है, लेकिन मुझे देखने पर इसमें 3 सार्थक अंक नजर आ रहे हैं, 3 सार्थक अंक। ठीक उसी प्रकार इसको देखने पे मुझे 5 सार्थक अंक नजर आ रहे हैं। तो कौन सा सही है, जबकि दोनों राशियां एक ही है। तो उस कंडीशन में यहां पे एक रूल बनता है कि वे राशियां जो शून्येतर हो उनके अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसके आगे अगर 50 जीरो भी आ जाएंगे ना तो भी उस कंडीशन में ये सार्थक अंक नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में सार्थक अंक होंगे, और वो कब होंगे, कब होंगे, जब ये राशियां हमें शून्येतर अंक मिलेंगी। अगर ये दशमलव वाली संख्या है तो वहां पे दूसरा रूल लग जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है, राशि कैसी हो, शून्येतर अंक हो, और शून्येतर अंक के आगे आने वाले सारे अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। चलो चौथा रूल की बात कर रहे हैं। चौथा रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो और वो 1 से छोटी हो, अर्थात 0.04012, 1 से छोटी संख्या हो
तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर के शून्य, दाईं ओर का शून्य तो यही है जो मैंने डबल लाइन कर दिया है, और प्रथम शून्येतर अंक के पहले वाला शून्य, प्रथम शून्येतर अंक के पहले वाला शून्य भी यही है। यह सार्थक अंक नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर का शून्य और प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। तो इसमें भी कितने शून्य सार्थक होंगे? 4 शून्य सार्थक अंक, 4 अंक सार्थक अंक होंगे और 1 शून्य सार्थक अंक। ये सिर्फ यही गिना जाएगा, 4 अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। पांचवा रूल क्या कहता है कि कोई संख्या 1 से भी छोटी नहीं हो और संख्या क्या हो? 1 से बड़ी हो, जैसे कि 4.300। ऐसी कोई संख्या हो तो उस कंडीशन में दशमलव बिंदु के बाद वाले सारे शून्य सार्थक अंक होंगे, सार्थक होंगे बाद वाले। अगर संख्या 1 से बड़ी है तो 1 से छोटी होने की कंडीशन में दशमलव के दाईं ओर और प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। इस केस के अंदर यहां पर भी 4 सार्थक अंक है, ये शून्य गिनती आएंगे सार्थक अंकों में। तो कितने सार्थक अंक हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए हैं यहां पे। तो बेटा ये थे कुछ सार्थक अंक। सार्थक अंक बस इतने ही है, 5 रूल तुम्हें ध्यान रखने हैं। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई भी संख्या है 15,600, 10,500, ये सभी सार्थक अंक है। लेकिन इनके बाद में यदि बहुत सारे शून्य आते हैं तो उसके बाद में वो सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। संख्या दशमलव से छोटी है तो दशमलव के बाद वाले और प्रथम शून्येतर अंक के पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर संख्या 1 से बड़ी है तो दशमलव के बाद वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। बस इतने से 5 रूल है और 5 रूल के बाद में तुम्हारे सार्थक अंकों की संख्या तुम बता सकते हो। कोई सा भी सार्थक अंक अगर तुमसे पूछ ले कोई भी राशि दे करके तो तुम बता सकते हो। इसका जो सेकंड पार्ट है, वो जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, वो है विमाएं। तो देखो बेटा विमाएं किसे कहते हैं? विमाओं की यदि हम बात करें तो विमाएं किसी भी भौतिक राशि की, भौतिक राशि में उसकी घातें बताती है, उसकी घातें बताती है कि वो कितना ज़्यादा किस किस अवस्था में ठहरता है। जैसे कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसी खेत की बात करें तो खेत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी एक डिस्टेंस है, चौड़ाई भी एक डिस्टेंस है, दोनों ही एक प्रकार की दूरियां हैं। तो यहां पर दूरी का स्क्वायर हो जाएगा कि उसकी विमा जो है 2 दूरियों में मापी जा रही है। उसकी 2 विमाएं हैं, एक विमा लंबाई है, दूसरी विमा चौड़ाई है। अगर किसी में द्रव्यमान है तो उसकी विमा द्रव्यमान में मापी जाएगी, किसी की विमा टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर में मापी जाएगी। इनको लिखा जाता है गुरु कोष्टक में, गुरु कोष्टक में, गुरु कोष्टक में लिखा जाएगा। और ये होता है गुरु कोष्टक। इसमें लिखा जाएगा m और l और t और इनकी घातों के रूप में। अगर समझो लंबाई की बहुत सारी घातें हैं तो हम l के ऊपर चढ़ा देंगे, t की बहुत सारी, t मतलब समय की बहुत सारी घातें हैं तो हम t के ऊपर चढ़ा देंगे। लेकिन लिखा किसके रूप में जाएगा? द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिखा जाएगा किसी भी राशि की विमा। तो बहुत सारी राशियों की विमाएं होती है, लेकिन हम अगर विमाओं की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंबाई से। बेटा लंबाई, लंबाई हो या फिर हो चौड़ाई या फिर हो अपनी ऊंचाई, ये सभी दूरियों की बातें कर रहा हूं मैं, या फिर हो अपनी गहराई, या फिर हो अपना विस्थापन, या फिर हो कोई भी दूरी, या फिर हो सकता है बेटा त्रिज्या, जैसे व्रत की त्रिज्या हो गई, बेलन की त्रिज्या हो गई, ये भी तो एक प्रकार की दूरी होती है। इन सभी का अगर कहीं पे जिक्र हो तो इन सब की विमाएं बेटा याद रखना है, क्योंकि लंबाई एक इंडिपेंडेंट राशि है, मूल राशि है, इसमें द्रव्यमान का कोई सहारा नहीं चाहिए। m 0 होता है, लंबाई का खुद मान होता है और t का मान भी 0 होता है। अगर हमें ये सब राशियां मिलती है तो इन सब की विमाएं सिर्फ L1 होगी, बाकी सब राशियां क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। द्रव्यमान, समय सब 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल देखो, 2 विमाओं वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, या फिर आयत का क्षेत्रफल समझ लो। इसका सूत्र होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। और दोनों ही कंडीशन में देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों दूरियां हैं, और दोनों दूरियां हैं तो दोनों के लिए ही क्या रहेगा? m 0 रहेगा।
L1 T0, इसकी घात जब गुणा होगी M0 L1 T0 के साथ, तो देखो समान आधार में घातें जुड़ जाएगी, और उस कंडीशन में m का मान वापस से क्या रहने वाला है 0, l का मान क्या रहने वाला है 2, और t की घात 2, t की घात 0। देखो L1 L आधार समान है तो घातें ऐड हो जाएगी तो L स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर का मतलब इसके अंदर दो विमाएं हैं जो कि दोनों ही डिस्टेंस है, अर्थात एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। यहां से हम बता सकते हैं L स्क्वायर हमें दिख जाए तो हम बता देंगे कि ये क्षेत्रफल है आयत का। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा बेटा अपना आता है आयतन। आयतन, और आयतन का सूत्र सबने पढ़ा हुआ होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस कंडीशन में बताओ बेटा इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की विमा एक ही होती है, तो इसकी भी L, इसकी भी L, इसकी भी L। तो उस कंडीशन में m तो 0 ही रहेगा इनका, और L कितना हो जाएगा 3, और t कितना हो जाएगा 0। तो इसकी विमा हो जाएगी L3, यानी कि इसके अंदर 3 विमाएं आ चुकी है। चौथी यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे बेटा वेग की, और वेग क्या होता है? वेग होता है बेटा विस्थापन बटे समय। अगर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो तो उसे हम कह देते हैं वेग। और विस्थापन जैसा कि मैंने बताया, विस्थापन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी विमा क्या होती है L, M0 L1 T0। तो उस कंडीशन में समय का मात्रक क्या है? समय की विमा होती है T1। समय की विमा क्या होती है बेटा? सिर्फ T1। T होता है, समय भी तो इंडिपेंडेंट राशि है, मूल राशि किसी पर डिपेंड नहीं करती। जब ये T ऊपर जाएगा तो m तो 0 रहेगा, L1 रहेगा, t की घात हो जाएगी बेटा -1, t की घात -1 हो गई है। तो इस कंडीशन में इसकी विमा क्या हो जाएगी? M0 L1 T-1, LT-1 भी बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में। वेग से हम प्राप्त कर सकते हैं बेटा त्वरण, और त्वरण कैसे प्राप्त करते हैं? वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अच्छा, वेग की विमा हमने लिखी है अभी M0 L1 T-1, और इसमें किसके सापेक्ष परिवर्तन करेंगे? समय के सापेक्ष, तो T1। उस कंडीशन में बताओ जब T-1 ऑलरेडी है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो एक बार और माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? M0 L1 और t की घात मिल जाएगी -2। तो त्वरण की विमा होती है बेटा M0 L1 T-2 इस कंडीशन में। अच्छा, त्वरण से हम देखो प्राप्त कर सकते हैं बल। त्वरण से बल का सूत्र क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये बल का सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की जो विमा होती है, द्रव्यमान खुद इंडिपेंडेंट राशि है तो इसका m1 होगा, L0 और T0। ठीक उसी प्रकार त्वरण की अभी पढ़ी हमने M0 L1 T-2। चलो घातें ऐड करते हैं, m की 1 रह जाएगी, l की 1 हो जाएगी, और t की क्या हो जाएगी? -2। तो हमें मिल गया है बेटा M1 L1 T-2, ML T-2 बल की विमा मिल गई है। बल की विमा के साथ बल से हम प्राप्त कर सकते हैं बेटा कार्य। कार्य का क्या सूत्र होता है? बल गुणा विस्थापन, और बल गुणा विस्थापन। विस्थापन की विमा हमको पता ही है, बल की विमा हमने अभी निकाली है M1 L1 T-2, और विस्थापन की विमा हमें पता है M0 L1 T0। चलो घातें जोड़ते हैं, M1 हो जाएगा, L की घात 2 हो जाएगी, 1 और 1 2, और t की घात कितनी हो जाएगी बेटा? -2। तो उस कंडीशन में कार्य की विमा क्या हो गई है? M1 L2 T-2। ठीक है, तो ये कार्य की विमा हो गई है। कार्य से हम क्या निकाल सकते हैं? शक्ति निकाल सकते हैं, और शक्ति बराबर होता है बेटा कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, कार्य की विमा अभी निकाली है M1 L2 T-2, और समय की विमा मैंने बताई है सिर्फ क्या होती है? T1। तो ठीक उसी प्रकार से t ऊपर जाएगा तो -1 एक और हो जाएगा, M1 L2 T-3। ये अपनी निकल गई है बेटा शक्ति की विमा। और भी बहुत सारी राशियां हैं, जैसे कि हम निकाले दाब की। दाब बराबर क्या होता है? P बराबर F/A, बल बटे क्षेत्रफल।
बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल का हम क्या करें, बल की विमा हमें आती है m1L1 T-2 और क्षेत्रफल की विमा हमने निकाली थी अभी m0L2 T0। क्षेत्रफल का सिर्फ L² निकाला था। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। m1 रह जाएगा, L2 जब ऊपर जाएगा तो L-1 बच जाएगा और T की घात बच जाएगी -2। तो ये हो गई है अपनी दाब की। दाब के साथ साथ यदि हम और निकालें तो देखो और क्या होगी, घनत्व की, घनत्व की विमा। घनत्व की विमा क्या होती है, घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा में तुम्हें बता चुका m1 L0 और T0, क्योंकि द्रव्यमान इंडिपेंडेंट राशि है, इसका खुद का ही होगा m1। इसकी हम पढ़ ही चुके, आयतन की L³ होती है। उस कंडीशन में बताओ क्या मिल जाएगा, m1 L-3 और T0। ये बेटा घनत्व की मिल गई है। और भी बहुत सारी राशियां हैं, ठीक उसी प्रकार से सूत्र जमाएंगे। सूत्र के अंदर हम m, l और t के मान को कैलकुलेट करेंगे कि उसके अंदर द्रव्यमान है तो m की जो घात है वो 1 हो जाएगी। उसके अंदर अगर लंबाई है तो उसकी घात 1 हो जाएगी। उसके अंदर क्षेत्रफल है तो l 2 हो जाएगा और यदि आयतन है तो l की घात हो जाएगी 3। और सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ें हैं बेटा वो ये है कि हमें सबसे पहले तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, दूरी, त्रिज्या, इनकी विमा ध्यान रखनी है। और वो विमा क्या होती है तुम्हारी L1, सिर्फ L1 ध्यान रखना है। उसके बाद में क्षेत्रफल का तुम्हें ध्यान रखना है L², आयतन का ध्यान रखना है L³ और बाकी सारी चीज़ें अगर हमें काम में लेनी है तो वेग का हमें ध्यान रखना है Lt-1, Lt-1। उसी प्रकार त्वरण का हो जाएगा Lt-2, Lt-2, है ना। और बल की विमा हो जाएगी m1 L1 T-2। ठीक उसी प्रकार कार्य की क्या हो जाएगी m1 L2 T-2। शक्ति की विमा क्या हो जाएगी m1 L2 T-3। दाब तुम्हारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से और घनत्व कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों हमने सिर्फ 10 विमाएं देखी है अभी और 10 के बाद में और भी देख सकते हैं, लेकिन सभी एक ही पैटर्न से फॉलो होगी। अगर कुछ विमाएं तुम्हें निकालनी नहीं आती है या तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस कंडीशन में तुम यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें वो विमा निकाल के दे दूंगा ना, या फिर उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आसान है। पहला चैप्टर 30% सिलेबस कटौती के पश्चात इतना ही बचता है और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम से रिलेटेड तुम्हारे रहेगी नहीं और जो चीज़ें रहेगी नहीं उस पर बच्चों का इतना फोकस भी नहीं रहता। तो अभी जो है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, सेकंड चैप्टर में, और वो है सरल रेखा में गति। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तब तक आप यहाँ तक रिकवर करें। थैंक यू।